Hello everyone, this is Sonia Malik and in today's video we are going to cover our topic the rise of nationalism in Europe. ठीक है, हम ट्राई करेंगे इस पूरे चैप्टर को अपने नोट्स एज माइंड मैप्स के थ्रू इसको कवर करने का. ठीक है, देखो बहुत इजी है और बिल्कुल बिल्कुल इजी है अगर तुम थोड़ा सा भी याद कर सको कि जो तुमने 9th क्लास में पढ़ा था. 9th क्लास में हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, लोगों में गुस्सा आया, रेवोल्यूशन की वजह से वहां पर एक क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ सोवर्जिनिटी हुआ. ये इसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. एंड इसको करने से पहले हम टॉपिक का नाम मतलब समझते हैं. देखो, राइज ऑफ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म क्या होता है? एक फीलिंग होती है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की कि हमें एक यूनाइटेड कॉमन नेशन चाहिए. ठीक है, और किसके अंदर था ये? यूरोप के अंदर. यूरोप मतलब पूरा कॉन्टिनेंट, यानी कि यूरोप के ऑलमोस्ट क्या था, पहले यूरोप में किंगडम्स थे. जैसे हमारे यहाँ पे राजा महाराजा का रूल होता था कि ये वाला जो है अल्लोड़ के महाराजा हैं, ये राजस्थान के महाराजा हैं, तो अलग अलग जो क्या था उनकी किंगडम्स थी. तो अब लोगों ने डिसाइड किया, एक रेवोल्यूशन, एक लोगों में सोच में बदलाव आया और रेवोल्यूशनरीज आए. फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमें नेशंस बनाने होंगे अलग अलग यूरोप के अंदर. तो यानी कि पूरे यूरोप के अंदर इस तरीके के नेशंस जो है बनाए जाने लगे और किस तरीके से वो रेवोल्यूशंस आए. तो उसी के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि फ्रेंच के अंदर, फ्रांस के अंदर किस तरीके से वो रेवोल्यूशन आया एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. और जो आइडिया आया नेशन का कि हमें नेशन चाहिए, वो आइडिया कहाँ से इवोल्व हुआ, क्या उसका बैकग्राउंड था. ठीक है, सो जब भी हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे विल यूज अ वर्ड ट्रांसफर ऑफ सोवर्जिनिटी. सोवर्जिनिटी क्या होता है? पावर, पॉलिटिकल पावर, कि वहां का रूलर कौन है. तो पावर का जो ट्रांसफर हो गया था, कैसे? 1789 के अंदर मोनार्की. मोनार्की क्या होता है? कि जहां पर आपका एक किंग है. ठीक है, किंग के बाद जो प्रिंस है वो किंग बनेगा, प्रिंस के बाद उसका बेटा प्रिंस बनेगा. तो एक सिस्टम चला आता है इस तरीके से, यानी कि एक पर्टिकुलर फैमिली में से ही रूलर्स बनते आते हैं. बट क्या हुआ, लेकिन ट्रांसफर होकर किसके पास ये पावर आ गई? फ्रेंच सिटीजन्स के पास, यानी कि कॉमन पीपल के पास. मीन्स वहां पर क्या आ गई? डेमोक्रेसी आ गई. तो अब क्या हुआ, जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे एंड जो कॉमन पीपल थे, जो आइडिया आया, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए कि लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी, कि मीन्स लाइक वी ऑल आर इंडियंस. तो हमारे अंदर क्या कलेक्टिव आइडेंटिटी होगी? हमारा कल्चर, ठीक है, हमारी हिस्ट्री, हमारी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें होंगी. ठीक है, तो एक यूनिटी दिखाने के लिए कुछ स्टेप्स अपनाए गए जिससे लोगों को लगे कि येस वी आर अ पार्ट ऑफ नेशन, राइट. सो सबसे पहले क्या चीज़ स्टार्ट की गई? द फर्स्ट वॉज इक्वल वेज एंड मीन्स. पहले क्या होता था कि अगर आपको एक बाउंड्री क्रॉस करके दूसरी बाउंड्री पर जाना है, छोटी छोटी मतलब छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे ये बाउंड्रीज होती थी, तो आपको उसके लिए टैक्स पे करना पड़ेगा. एंड दूसरी चीज क्या होती थी कि अगर वहां पर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो दूसरी जगह पे क्या होगा? 1 मीटर 101 हो सकता है, 99 सेंटीमीटर हो सकता है. फिर इसी तरीके से, यानी कि वेट करने के और मेजर्स के जो हमारी यूनिट्स थी उनको इक्वल बनाया गया. Then notion of the la patrie and the ली सिटोयन was emphasized. मीन्स नोशन क्या होता है? बिलीव, कि किसी भी चीज का बिलीव, एक मिथोलॉजी, एक बिलीव बनाना. तो क्या था? दो बिलीफ आए, ला पाट्री एंड ली सिटोयन. ला पाट्री क्या था? बेसिकली यहाँ पे फादरलैंड, की मीन्स हमारी जो पूरा, जैसे हम इंडिया को, ठीक है, हम वी कंसिडर इट एज अवर मदरलैंड. ठीक है, हम इसको मदरलैंड मानते हैं, भारत माता. बट दे कंसिडर इट टू बी एज देयर फादरलैंड, कि वो क्या है? उनका ला पाट्री है. एंड ली सिटोयन, और वो सब क्या थे? उसके सिटीजन्स थे. तो कॉमन चीज आ गई. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. अब उन्होंने कहा कि फ्रेंच जो फ्लैग आया उसने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड्स को, कि जो पहले की रॉयल स्टैंडर्ड्स थे, कि अच्छा ठीक है, अगर वो महाराजा है तो उनका ये फ्लैग है, दूसरे महाराजा है तो उनका ये फ्लैग है. बट वो चीज उन्होंने चेंज कर दी और क्या किया? एक फ्रेंच फ्लैग, की पूरे नेशन के लिए एक फ्लैग होगा. नेशनल असेंबली ऑन स्टेट्स जनरल इलेक्टेड. नेशनल असेंबली बना दी गई स्टेट्स जनरल को कन्वर्ट करके. नेक्स्ट क्या था? फ्रेंच जो है हमारी कॉमन लैंग्वेज बन गई. देखो, हमें कॉमन लैंग्वेज चाहिए एक नेशन के लिए, कि एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ लोग उसमें बात कर सके. फॉर एग्जाम्पल इंडिया का अगर हम केस ले, तो इंडिया के अंदर क्या है? हम उनके प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, लाइक 40% इज हिंदी स्पीकिंग. ठीक है, फिर उसके बाद तमिल है, तेलुगु है, लाइक दिस वी फर्दर गो ऑन. ठीक है, ऐसे चलते जाते हैं. तो उसी तरीके से वहां पर एक कॉमन लैंग्वेज लाइक हिंदी क्या चूज की गई? फ्रेंच वहां पर चूज की गई. देन देयर वाज सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है?
रूल करने का सिस्टम, ठीक है, कि किस तरीके से लोगों पर रूल किया जाना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है, पहले प्रिंसिपल है, फिर टीचर्स है, ठीक है, टीचर्स स्टूडेंट्स को कंट्रोल करेंगे। तो इस तरीके की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है वो उन्होंने कैसा बनाया वहां पे, सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड मींस कि सेंटर विल कंट्रोल ऑल द थिंग्स। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है, हमारी एनडीए गवर्नमेंट, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट। तो वो सारी चीजों को कंट्रोल करेगी। ऐसा ही कुछ उन्होंने सोचा कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव वो सिस्टम होगा ताकि चीजों में बंटवारा ना हो सके, अलग अलग स्टेट अलग अलग चीजों की डिमांड ना कर सके। वहां पर स्टेट्स क्या थी, अलग अलग किंगडम्स, ठीक है, अलग अलग जो रजवाड़े उनके थे, ठीक है, ओके। यूनिफॉर्म लॉज फॉर द ऑल सिटीजन्स की, अगर आप सिटीजन्स हो, देखो हमने स्टडी किया था कि कंसेप्ट लाया कि फादरलैंड एक है एंड वी ऑल आर इट्स सिटीजन्स। तो उन्होंने कहा अगर हम सिटीजन्स हैं तो उन सभी के लिए यूनिफॉर्म लॉज, यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल लॉज होनी चाहिए। देन इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर एबोलिश्ड। कस्टम ड्यूटीज क्या होती है, जब आप एक बाउंड्री क्रॉस करके दूसरी बाउंड्री में जाते हो, लाइक एक स्टेट की बाउंड्री क्रॉस की एंड यू आर एंटरिंग इनटू समबडीज एल्स स्टेट, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये क्या थी, कस्टम ड्यूटीज। इंटरनल मीन्स कि आप अपने ही देश के अंदर ऐसा कर रहे हो। तो इन सारी चीजों को हटा दिया गया ताकि हमें ये फील हो कि ये पूरा ही हमारा नेशन है। अब रेवोल्यूशनरीज का एक कॉमन मिशन था। सो व्हाट वाज देयर कॉमन मिशन, उनका कॉमन मिशन था बेसिकली टू लिबरेट पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म क्या होता है, डिक्टेटरशिप। देखो मोनार्कियल एक तरीके से डिक्टेटरशिप हुई ना, बिकॉज क्या है कि एक रूलर है और वही आता रहेगा। सो लोगों को चांस नहीं मिल रहा उस जगह पर आने का, एक कॉमन लॉ इम्प्लाई करने का, ठीक है। सो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिंट्स ऑफ सक्सेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। की फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो एक सक्सेस पकड़ रहा था। फ्रेंच का रेवोल्यूशन किस चीज के लिए था, इंडिपेंडेंट नेशन के लिए और डिस्पोटिज्म को मींस डिक्टेटरशिप को हटाने के लिए। नेशनलिज्म तो एक तरीका ढूंढा उन्होंने डिक्टेटरशिप को हटाने के लिए। सो क्या हिंट थी, क्या ऐसी चीजें थी जिससे हम पता लगा सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन यस एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन बन रहा था। सो व्हाट वर द थिंग्स, सबसे पहले क्या थी, जैकोबिन क्लब्स। जैकोबिन क्लब्स क्या थे, देखो हमने इसके बारे में एक्चुअली पढ़ रखा है, बस ठीक है 10th में आ रखा है तो वी हैव टू स्टडी इट। तो जैकोबिन क्लब्स किसने बनाए थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने। एजुकेटेड मिडिल क्लास ने उन्होंने ये सारी चीजें बनाई। अब उनकी एक्टिविटीज यहाँ पर बेसिकली ये जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स हैं ये क्या करते, दूसरे स्टेट्स के अंदर जाते, ठीक है, वहां पे कैंपेन्स कर रहे हैं, कुछ मीटिंग्स कर रहे हैं, वहां के लोगों को कन्विंस करते, ठीक है, कि ऐसे ऐसे आर्मी आएगी, ठीक है, हमें ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हुई है, सेम अपॉर्चुनिटीज आपको भी मिलेंगी। तो इस तरीके के अलग अलग वेज से वो लोगों को कन्विंस करते। तो उनकी एक्टिविटीज क्या करती, कैरिड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज, की फ्रेंच आर्मीज के आने के लिए रास्ता क्लियर कर देती, ठीक है, गेटिंग दैट, ओके। सो 1790s में इसी तरीके से हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, इन सारे स्टेट्स के अंदर भी जो है फ्रेंच की आर्मीज ने अपना कंट्रोल कर लिया था। फ्रेंच की आर्मी मींस वहां पर डेमोक्रेसी आ गई थी। बट चेंज देखो क्या हुआ कि अच्छे वक्त की सबसे बुरी बात क्या थी कि वो बहुत जल्दी चला जाता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ हमारे फ्रांस के साथ। वहां पर क्या हुआ, रिटर्न टू मोनार्की। मोनार्की से पहले हमारे पास फ्रेंच सिटीजन्स के पास पावर आई, बट फिर से मोनार्की आ गई। और इस बार मोनार्की के फॉर्म में कौन आया, डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है, नेपोलियन आए। अब नेपोलियन ने कुछ चीजें, कुछ इंट्रोडक्शंस लेकर आए, वो कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए अपने सिस्टम के अंदर। और इन रिफॉर्म्स को उन्होंने एक मेजर डॉक्यूमेंट में कवर करते हुए क्या कहा कि इट इज सो नेपोलियन, इनका क्या था, सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है, हमें पता चल गया ये कब आया था। एंड इसका दूसरा नाम मेजर जो इसको फेमस था, इट वाज नेपोलियनिक कोड, बिकॉज किसने इंट्रोड्यूस किया था, नेपोलियन ने। और सिविल कोड, सिविल कोड मींस क्या होता है, सिविल क्या होता है, सिविल रहना, सोसाइटी में सिविलाइज्ड वे में रहना, सभ्यता के साथ रहना। तो क्या वो चीजें थी जो उसने इंट्रोड्यूस की अपनी सोसाइटी को ज्यादा सिविलाइज्ड बनाने के लिए। सो सबसे पहले क्या थी, उन्होंने ये हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस की, जो सिविल कोड ऑफ 1804 था इसकी क्या एडवांटेजेस थी, क्या इसके फायदे मिले लोगों को। सो सबसे पहले क्या था, क्या थी, प्रिविलेजेस बाय बर्थ, इन चीजों को हटा दिया गया। प्रिविलेजेस बाय बर्थ मींस कि ठीक है आप एक क्लर्जी हो, आप नोबल हो तो आपको ये प्रिविलेजेस मिलेगी नहीं, ऐसा सब कुछ हटा दिया गया। एंड ऑफ कोर्स नेपोलियन के पास वो सारी पावर्स थी, बट बाकी सभी से वो पावर्स छीन ली गई। एंड नेक्स्ट देयर वाज इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिकॉज आपको बर्थ के बेसिस पे कोई राइट नहीं है तो ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, राइट। उसके बाद क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी वाज ग्रांटेड। पहले क्या था, देखो लैंड जितनी भी थी वो किसकी बिलोंग करती थी, जो किंगडम है उसकी लैंड होती थी। बट अभी क्या किया नेपोलियन कोड के थ्रू कि राइट टू प्रॉपर्टी की जो लोकल मैन है उसका भी राइट टू प्रॉपर्टी है। ओके, सो या मूविंग ऑन नेक्स्ट,
द रीजन्स ऑफ फ्रेंच कंट्रोल, यहाँ पर क्या हुआ था कि ये चीज़ें जो नेपोलियन कोड है फ्रेंच के अंदर, फ्रांस के अंदर जितने भी रीजन्स आते थे उन सभी में इस चीज़ को लागू कर दिया गया, ठीक है, जिन पर भी हमारे नेपोलियन का जो है रूल था उन सारी जगहों पर ये चीज़ लागू कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ, फेडरल सिस्टम को हटा दिया गया, सेल्फडम को हटा दिया गया, मैनोरियल ड्यूज को हटा दिया गया। अब ये भारी भारी वर्ड्स थे क्या। फेडरल सिस्टम होता था बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जिसे हमने स्टडी किया था क्लास 9 के अंदर कि स्टार्टिंग में वी हैव द क्लर्जी, नोबल्स, ठीक है, फिर हमारे पीजेंट्स थे। तो क्या था कि ये सिस्टम था कि पीजेंट्स जो है टैक्स पे करेंगे, नोबल्स को भी, क्लर्जी को भी, ठीक है, उनकी सारी बातें मानेंगे, उनके वहां पर जाकर काम करने के लिए भी फोर्स्ड हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा करना पड़ेगा बिकॉज वो उनका सिस्टम था। तो दिस वाज देयर फेडरल सिस्टम, उस फेडरल सिस्टम को हटा दिया गया। नेक्स्ट सेल्फडम को हटा दिया गया। सेल्फडम क्या था कि स्टेट ऑफ बीइंग अ फेडरल लेबर। फेडरल सिस्टम के अंदर क्या होता था, एज आई टोल्ड यू, कि जो पीजेंट्स होते थे वो फोर्स्ड थे कि उनको जाकर नोबल्स के घर पे या फिर क्लर्जी के घर में, उनके खेतों में जाकर काम करना पड़ेगा। वो क्या थी, उसको बोलता था सेल्फडम, तो वो चीज उन्होंने हटा दी। ओके, नेक्स्ट वॉज मेनोरियल ड्यूज। मेनोरियल ड्यूज को भी हटा दिया गया। मेनोरियल ड्यूज क्या थी, इट वॉज अ फीस। ड्यूज क्या होता है, फीस, एक फीस थी जो पीजेंट्स जो है लैंड ओनर्स को पे करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी हो चुका था तो सभी के पास खुद की लैंड थी। मेनोरियल ड्यूज को हटा दिया गया, है ना। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, वो कितनी अच्छी चीजें कर रहे थे, तो डेमोक्रेसी में भी नहीं आई होंगी। नेक्स्ट क्या था, यूनिफॉर्म वेज एंड मेजर्स का सिस्टम जो पहले था वो और ज्यादा कन्वीनियंट बना दिया गया। तो इससे क्या हुआ, जो बिजनेस क्लास थी उसको इस चीज का बड़ा फायदा हो रहा था। उसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द नेपोलियन कोड। तो डिसएडवांटेजेस क्या थी, सबसे पहले ये थी कि यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम आपसे बिल्कुल छीन ली गई थी, ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी इट वाज ओवर, ठीक है। फिर क्या था, सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है कि यू डू नॉट हैव राइट टू स्पीक, मीन्स आप न्यूज़पेपर में कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते, कोई भी लेटर नहीं लिख सकते, पब्लिकली कोई भी मीटिंग नहीं कर सकते, या फिर अगर कुछ भी पब्लिश हो रहा है तो वो सारा सब कुछ गवर्नमेंट की परमिशन के साथ ही पब्लिश होगा, ठीक है, समझ रहे हो। ओके, देखो इंडिया के अंदर ये चीज भी हुई थी, इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे हुई थी, बट वो ठीक है, बिकॉज अगर रेगुलर हो जाएगा तो दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर क्या था, इंक्रीज टैक्स। अब क्या किया नेपोलियन ने कि उन्होंने कहा कि तुम्हें किसी को टैक्स नहीं देना, ना तुम्हें लैंड ओनर को टैक्स देना है, ना तुम्हें क्लर्जी को टैक्स देना है, सिर्फ तुम्हें डायरेक्ट मुझे टैक्स देना है, और वो टैक्स बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो दीज वर द डिसएडवांटेजेस। ओके, सो वी हैव कवर्ड अ फर्स्ट टॉपिक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक हियर। नेक्स्ट टॉपिक से इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मेकिंग मीन्स, इसका मतलब क्या है, मेकिंग हम बना रहे हैं, मतलब पहले नेशन नहीं थे, पहले क्या थी, सिर्फ किंगडम्स थी। और नेशनलिज्म क्या होता है, तो अ डिजायर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन, की ग्रुप ऑफ पीपल है और उनकी डिजायर है कि हमें अपना नेशन बनाना है। देखो बुक के अंदर ना काफी सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, बट ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से वो चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या था, एक हैब्सबर्ग एम्पायर की बात की जा रही है। हैब्सबर्ग एम्पायर है, ठीक है, हमें पता है नेशन नहीं थी, तभी तो हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं कि हमें नेशनलिज्म बनाना है। ओके, सो उस टाइम पर क्या था, आज के यहाँ पर क्या थे, एल्पाइन के कुछ रीजन्स जिनके अंदर टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया और हंगेरी, ये सारे जो रीजन्स हैं मिलकर एक हैब्सबर्ग एम्पायर बनाते थे। ये तो हमने बड़े की बात कर ली, कुछ ऐसे थे जिनमें से बहुत सारे नेशन भी बन गए। तो इस तरीके की चीजें थी। तो उनमें कॉमन चीजें क्या हो सकती है, क्या वो चीजें कॉमन निकालेंगे। तो इनके अंदर कॉमन क्या था, एलिजेंस टू द एम्परर। एलिजेंस क्या होता है कि किसी चीज के खिलाफ होना, कि आई एम अगेंस्ट ऑफ दिस। तो क्या कॉमन चीज थी, वो अगेंस्ट थे एम्परर के। लाइक इंडिया के अंदर पहले सबसे पहले कॉमन चीज क्या ढूंढी गई थी हर एक क्लास के लिए, कि वी वर अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स रूल, हम ब्रिटिशर्स रूल के खिलाफ थे। तो यहां पर ये क्या थे, एलिजेंस टू द एम्परर, एम्परर के खिलाफ थे। सो नाउ व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है, नेशनलिज्म का मतलब समझ चुके हैं, ठीक है। लिबरलिज्म लिबरल वर्ड से बना है, मीन्स फ्री। तो लिबरलिज्म का क्या था कि नेशनल यूनिटी मीन्स लिबरलिज्म, ठीक है। तो इसके थे 3 डायमेंशंस। सो सबसे पहले सोशल स्फेयर। सोशल स्फेयर क्या कहता है, हमारे लिबरलिज्म के एज वी नो 3 डायमेंशन है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो तीनों चीज़ों में उसने क्या कहा, सोशल में क्या कहता है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज इंडिविजुअल फ्रीडम, की एक इंडिविजुअल के पास उसकी फ्रीडम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वालिटी की, सभी के पास इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। दोनों चीज़ें क्लियर है। ओके, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
नेक्स्ट कहते हैं पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मीन्स कि क्लरिकल प्रिविलेजेस एंड एंड टू ऑटोक्रेसी। मीन्स जो क्लरिकल क्लास, जो हमारी जैसे वी हैव ब्राह्मण्स एंड ऑल, ठीक है, तो उधर के जो फादर्स हैं उनकी जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिली हुई है। एंड टू ऑटोक्रेसी मीन्स ऑटोक्रेसी की जो हमारी एरिस्टोक्रेसी क्लास है उसकी जो पावर है दैट इज ऑटोक्रेसी, उसको खत्म कर दिया जाए और गवर्नमेंट बने बाय कंसेंट। मीन्स लोकल पीपल की हाँ होने के बाद कि हमें ये गवर्नमेंट चाहिए। अब हम बात करते हैं सफरेज को लेकर। सफरेज कभी भी इक्वल नहीं दी गई थी इसके अंदर। सफरेज मीन्स राइट टू वोट इक्वालिटी वाइज। लेकिन क्या हुआ, देखो विमेन ने क्या किया, जैकोबिन क्लब्स भी सेटअप की, बट स्टिल नेपोलियन के टाइम पीरियड में भी विमेन को राइट टू वोट नहीं मिला। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्फेयर्स में। इकोनॉमिक स्फेयर्स में हमारी लिबरलिज्म का मतलब क्या था, लिबरल मीन फ्री होना, तो इकोनॉमिक इनकम कहाँ से चलती है, मार्केट से। तो सबसे पहली डिमांड उनकी यही थी कि फ्रीडम ऑफ मार्केट, कि मार्केट को फ्री कर दिया जाए। उसके बाद क्या कहा उन्होंने कि जितनी भी स्टेट ने इम्पोजिशन मतलब जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उनको हटा दिया जाए। फिर क्या कहा गया कि सबसे एक बेसिकली इकोनॉमिक एक ऐसा था कि जो सबसे पावरफुल फोर्स था नेशनलिज्म का, कि क्यों ऐसा क्यों किया गया, देखो बिकॉज 1834 के अंदर एक कस्टम यूनियन बनी जिसको बोला गया जॉल वेरिन, ठीक है, जॉल वेरिन इसको बोला गया। इसके अंदर क्या था, इसने क्या किया, टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया। टैरिफ बैरियर्स मीन्स कि आप एक बाउंड्री क्रॉस करके दूसरी बाउंड्री में जा रहे हो तो यू हैव टू पे टैक्स फॉर इट, ठीक है, उसके लिए इस टैक्स को हटा दिया गया। एंड जो करेंसीज थी वो 30 से 2 हो गई। मीन्स पहले क्या था, 30 करेंसी थी एक यूरोप के अंदर, बट वो कितनी रिड्यूस कर दी गई, 2। तो ये किसके बारे में बात की जा रही थी, बेसिकली फ्रांस के बारे में। ठीक है, चीजें क्लियर हैं, ओके। अभी हमारा टॉपिक है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ठीक है, मतलब एक नए तरीके का कंजर्वेटिज्म देखने को मिला आफ्टर 1815। तो कंजर्वेटिज्म होता क्या है, इट इज अ बिलीफ ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओल्ड ट्रेडिशंस। मतलब एक बिलीफ है कि जो हमारे ओल्ड पुराने ट्रेडिशंस है, वैल्यूज है, उनको बचा के रखना है। एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की, चर्च एंड सोशल सेटअप। मतलब ये चाह रहे हैं कि जैसा पहले हुआ करता था वैसा ही आज भी होना चाहिए, मतलब हमें उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं लाना है। बट ये तो हुआ कंजर्वेटिज्म, हम स्टडी कर रहे हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म। तो नया क्या था उसके अंदर, नया ये आया बिकॉज नेपोलियन के बाद ये चीज़ हुई थी, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि मॉडर्नाइजेशन को अगर हम यूज़ करें तो हम उससे मोनार्की को स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं, मोनार्की से ज़्यादा और पावरफुल बन सकती है। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक नई सेटलमेंट हुई अंडर कंजर्वेटिज्म। बिकॉज यहाँ पर क्या था कि जो नेपोलियन आया था उसने काफ़ी सारी बाउंड्रीज को अपने अंदर लिया था, बेसिकली फ्रांस को बहुत बड़ा दिखा दिया था। तो बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया और फाइनली उन्होंने एक साथ मिलकर कुछ ट्रीटीज साइन की। तो उसके अंदर क्या था, सो अभी हम बात करते हैं न्यू सेटलमेंट ऑफ यूरोप अंडर कंजर्वेटिज्म। इसके अंदर क्या हुआ, एज वी हैव स्टडीड कि नेपोलियन की डिफीट के बाद नेपोलियन को हरा दिया गया। उसके बाद ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ये चारों कंट्रीज मिलकर आई और इन्होंने क्या बनाया, ट्रीटी ऑफ वेना इन 1815। और इसका मोटिव क्या रहा, टू अनडू द चेंजेस, मतलब जितने भी नेपोलियन ने चेंजेस लाए थे उनको हटाना, उनको वापस से वैसा ही बनाना जैसे पहले था। मीन्स मोनार्की वापस से लेकर आना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा था, ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैटरनेट का। ठीक है, नेक्स्ट द ट्रीटी ऑफ वेना। ट्रीटी ऑफ वेना या बेसिकली इसको स्टडी करने से पहले नाउ द टॉपिक इज द ट्रीटी ऑफ वेना। और हाँ, अगर तुम्हें इन सबके चैनल मतलब नोट्स चाहिए तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, तुम्हें ये सारे नोट्स मेरे चैनल पे ही मिल जाएंगे, यूट्यूब के चैनल पर ही। ठीक है, एंड ओके, सो बैक टू द टॉपिक, इट सेज द ट्रीटी ऑफ वेना। ट्रीटी ऑफ वेना बेसिकली था क्या, ये इसके अंदर कुछ स्टेप्स लाए गए जो हमारे कंजर्वेटिज्म को अपनाने के लिए लाए गए थे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या स्टेप्स थे, सबसे पहले क्या था, रिस्टोरेशन ऑफ द बर्बन फैमिली। देखो हमने स्टडी किया था लुइस 16 बार्बन फैमिली के थे, तो उसको हटाकर नेपोलियन खुद आ गया था, तो उसको वापस से रिस्टोर करना, वापस से उसको उसकी जगह दिलाना। उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन टेरिटरीज वर टेकन बैक, कि जितनी भी नेपोलियन ने टेरिटरीज ली थी, अपना एक्सपैंड किया था, उन सबको वापस ले लिया गया। और आगे ऐसा कुछ ना हो कि फ्रेंच का आगे चल के इस तरीके से एक्सपेंशन ना हो सके, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फ्रेम किए गए। द नेक्स्ट स्टेप वाज द न्यू टेरिटरी। अब क्या हुआ, देखो
जिन्होंने भी ये हेल्प की थी नेशंस ने, उनको कुछ कुछ नई टेरिटरीज दे दी गई। तो सबसे पहले क्या था, प्रशिया को वेस्टर्न बॉर्डर पे मिला, रशिया को पोलैंड दे दिया गया, एंड ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का कंट्रोल दे दिया गया। बट जो हमारी जर्मन स्टेट्स की कॉन्फेडरेशन थी 39 स्टेट्स की, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं लेकर आई। तो आई होप चीज़ें क्लियर है। ठीक है, बहुत इजी है, अगर इस तरीके से माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ते हो ना तो बिल्कुल इजी चीज़ें लगती हैं, और हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट भी बोरिंग नहीं लगता है। अभी हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ द कंजर्वेटिव रिजाइम। जो भी एक रिजाइम क्या होता है कि इसका रूल, तो कंजर्वेटिव रूल के कुछ फीचर्स थे, वो क्या थे। सबसे पहला ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मीन्स जो हमारी मोनार्कियल क्लास है उसके पास सारी पावर दे दी गई। नेक्स्ट वॉज नो टॉलरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, की मतलब आप गवर्नमेंट कौन थी, मोनार्कियल रूल, उसको आप कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, ना उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या था, सीवियर सेंसरशिप। सेंसरशिप तो देखो हर किसी ने लगाई ताकि लोगों के व्यूज, रेवोल्यूशंस ना फैल सकें। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं हम रेवोल्यूशनरीज की। सो आज के वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है द रेवोल्यूशनरीज। सो हमारा लास्ट टॉपिक है द रेवोल्यूशनरीज, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, बाकी के 2 टॉपिक्स को हम फर्दर वीडियोस में कवर अप करेंगे, तो क्लमजी ना बन सके वो चीज़ें आपके लिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज ने बेसिकली किया क्या, रेवोल्यूशनरी होते क्या हैं, जो सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन लेकर आते हैं, कुछ एक मासिव चेंज लेकर आते हैं, जो मासेस ह्यूज पीपल को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज, बिकॉज हमने क्या स्टडी किया, सेंसरशिप लगी हुई थी, लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए, तो इन्हें क्या बनानी पड़ी, सीक्रेट सोसाइटीज, ताकि ये अपने आइडियाज को स्प्रेड कर सके। और उनके आइडियाज क्या थे, नेशनलिज्म के, क्योंकि इन्हें पता था जब तक कुछ लोग इकट्ठे नहीं होंगे नेशन को बनाने के लिए हम चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। और किस चीज़ के अपोज में थे ये, अपोज करते थे कंजर्वेटिज्म को। कंजर्वेटिज्म क्या था, वी हैव स्टडीड कि बिलीव कि जितने भी हमारे ओल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, मोनार्की है, चर्च है, उन सबको बचा कर रखा जाए। अब इसी के अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैजिनी की। मैजिनी क्या थे, इन्होंने मोनार्की को अपोज किया और ये बिलीव करते थे कि नेशन ह्यूमन काइंड के लिए, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्होंने कौन सी सोसाइटी बनाई, कार्बोनरी सोसाइटी इन्होंने बनाई। अब उसके बाद इनके काम क्या करते थे कि दूसरी जो सोसाइटीज़ है, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड, इन सोसाइटीज़ को भी मैजिनी ने इम्पैक्ट किया। उसके बाद इन्होंने क्या बनाया, यंग इटली इन द मार्सिलीज एंड यंग यूरोप इन द बर्थ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैजिनी के बारे में था, गिसिपी मैजिनी, इनके बारे में तुम्हें थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू डू सो, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो।